Hello everyone, I am Eras. Today, the name of the chapter that is the motion and measurement of distances. Of distances. This is the name of our chapter. Is it clear now? Motion and measurement of distances, ये हमारा चैप्टर का नाम है. कोई दिक्कत नहीं. याद रखो, अभी जो मोशन के बारे में बताया जाएगा वो आप 6 क्लास में हो तो जूनियर लेवल से ही बताया जाएगा, राइट. जब आप बड़े हो जाओगे, मेरा मतलब है आप जब 9th में चले जाइएगा तो उस समय मोशन एक चैप्टर ही है जो तकरीबन 24 से 25 दिन तक लगातार पढ़ते हैं तो खत्म होता है विथ एनसीईआरटी क्वेश्चन आंसर. इज इट क्लियर? जो कि ऑलरेडी हमारे दूसरे चैनल जिसका नाम है सीनियर साइंस उस पर अवेलेबल है. ठीक, एक्चुअली वो देखने की जरूरत नहीं है, जब बड़े हो जाना 9th में चले जाना तब देखना उस चीज को, है कि नहीं. अभी क्या जरूरत है उसकी, कोई जरूरत नहीं है. इज इट क्लियर नाउ? सो लेट मी टॉक. मोशन को हिंदी में गति बोलते हैं. क्या? गति. और इसका मतलब मैं AND लिखता हूं और एंड का हिंदी में नहीं और होता है. मेजरमेंट का मतलब हुआ मापन. आप मापन बोलिए या फिर नापना बोलिए, एक ही बात है. ठीक है, मापन इज द करेक्ट वर्ड. सही शब्द मापन होगा, लेकिन आप लोग जनरली यूज करते हैं अपने एवरीडे लाइफ या फिर यूं बोलूं कि पर्सनल लाइफ में नापना, कि नाप लिया, ये कर लिया, वो कर लिया, ऐसे. तो इसलिए हमने नापना भी लिख दिया. एंड ऑफ का मतलब तो का ही हुआ, है ना. एंड द डिस्टेंसेस का मतलब दूरी. तो गति और ये जो दूरियां हैं इसको नापने का या फिर मापने का कोई तरीके होंगे, बहुत सारे तरीके हैं, जिसमें से कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपके लेवल से पढ़ाऊंगा. ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा लेवल को हाई कर दूंगा ताकि आपको लगे कि मतलब 6 क्लास में ये कुछ भी जानना है क्या. इज इट क्लियर? इजंट इट? So let me introduce to your topics that will be covered in this particular chapter. इस particular chapter में जो भी टॉपिक को कवर करने वाला हूं मैं, सबसे पहले टॉपिक को लिखा दें, इंट्रोड्यूस करवा दें, हमेशा की तरह जो कि मैं करता हूं, राइट. इंट्रोडक्टरी पार्ट है ये. दैट इज द इंट्रोडक्शन in which we will be covered more different topics. The first one is related about the motion. The second one, that is the rest. And the next one, that is the types of motion, जिसमें अलग अलग आते हैं, जैसे रेक्टिलिनियर मोशन. रेक्टिलिनियर मोशन, isn't it? And the next one, that is the circular motion. तीसरा है पीरियोडिक मोशन. And the last one, that is the rotational motion. इसके बाद हमारा नया मेन टॉपिक आता है
हिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्ट। फिर हमारा डिस्टेंसेस शुरू होता है। द नेक्स्ट वन दैट इज द measurement of distances। Isn't it? Unit of measurement। उसके बाद तो हमारा क्वेश्चन आंसर हो जाता है। Q&A है ना, ये सब कुछ। तो क्या ये लाइन, जस्ट लेट मी चेक, अब सही है। ये कुछ चैप्टर्स है, आपको लग रहा होगा कि कितना छोटा है, नहीं, हाँ इतना ही ये छोटा है, ठीक। और इतना ही टॉपिक पढ़ने हैं इस चैप्टर में। जिस दिन हम लोग यहाँ से शुरू करेंगे मोशन टॉपिक से पढ़ना, और फिर यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंसेस, या फिर मेजरमेंट करने का क्या यूनिट्स है उस पर बातें करेंगे, तो हमारा ये चैप्टर्स खत्म हो जाएंगे। बट डोंट वरी, हमेशा की तरह इसके अंदर भी बहुत सारे, मेजरमेंट के अंदर भी बहुत सारे टॉपिक मिलेंगे, जैसे सेंटीमीटर या फिर मेजरिंग स्केल, रूलर, मेजरिंग रॉड, और कॉपी पे हम लोग किस तरह से जो स्केल होता है ज्योमेट्री बॉक्स का वो कैसे रखा जाए, उसको यूज करना, यूं कहूं कि एक प्रकार से उसको यूज करने के लिए सिखाया जा रहा है। 6 क्लास में आ गए अभी तक लगी, उस स्केल को मेजरमेंट के बारे में बताया जा रहा है, जबकि आप तो पहले से जानते हो, लेकिन क्या करें, ये सब पढ़ना है। ध्यान रहे, मेरे हाथों में ये एस चांद का बुक है क्लास 6 का, इसी बुक से हम लोग सभी क्वेश्चन आंसर करेंगे, चाहे वो वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन रहे, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, लॉन्ग आंसर क्वेश्चन, ट्रू और फॉल्स, फिल इन द ब्लैंक्स, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, या फिर मैचिंग रहे, यहां तक कि हॉट्स क्वेश्चंस भी, ठीक। आपको एक बार ध्यान दिला दें कि इसमें कितने क्वेश्चंस टोटल दिया गया है। टोटल 65 क्वेश्चन है, हॉट्स क्वेश्चन ये सबको मिलाकर, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सबको मिलाकर, ठीक है। तो सभी क्वेश्चंस को हम लोग कवर करेंगे 1 बाय 1 करके डिटेल में, लेकिन उससे पहले टॉपिक को डिटेल में पढ़ेंगे 1 बाय 1 करके, इजंट इट? क्योंकि आपने टॉपिक पढ़ा ही नहीं तो आपसे क्वेश्चंस नहीं बनेंगे बढ़िया से, और पहले अगर आपने टॉपिक अच्छे से पढ़ा है तो आपसे क्वेश्चंस बनने चाहिए, और अगर नहीं बन रहा इट मीन्स ये अच्छे से पढ़ाई हुई नहीं है। एक बार फिर से नोट्स को सब बनाना पड़ेगा इस चैप्टर से, और फिर से आपको पढ़ना पड़ेगा। इज इट क्लियर नाउ? ओके। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं मोशन के बारे में। तो कोई भी ऑब्जेक्ट मूव करता है, अपना स्थान को बदलता है, तो वो मोशन कहलाता है। अभी इंट्रोडक्शन दे रहा हूं, बाद में डिटेल में 1 बाय 1 करके तो बताऊंगा, ठीक। ओके। रेस्ट, जो अपना जगह को नहीं बदल रहा, एक जगह पर स्थिर है, जैसा मैं अभी रेस्ट में हूं, क्योंकि मैं अपना जगह बदल ही नहीं रहा हूं, लेकिन अब मैं मोशन में आ गया। क्यों? क्योंकि मैं अपना जगह को बदल रहा। नो, ऑफ कोर्स यस। तो जब ये आपने पढ़ लिया कि मोशन क्या होता है, उसके बाद आपको जानना है टाइप्स ऑफ मोशन, वो कितने प्रकार के होते हैं। अगर आप क्लास 9th में होते तो कुछ और बताता है, यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, है ना, लेकिन आप 6 क्लास में हो तो आपके सिलेबस में ये 4 अलग अलग तरह के मोशन दिए हुए हैं। द फर्स्ट वन इज कॉल्ड एज द रेक्टिलिनियर मोशन, दूसरे का नाम है सर्कुलर मोशन, तीसरे का नाम है पीरियोडिक मोशन, और चौथे का नाम है रोटेशनल मोशन। We will be discuss about 1 by 1 in detail. The first one is about the rectilinear motion. ये क्या होता है rectilinear motion?
तो ऐसा कोई भी मोशन जो सीधी लाइन में जा रहा है सामने एकदम, जैसे ट्रेन चलती है पटरी पर सीधे एकदम, तो वो रेक्टिलिनियर मोशन का एग्जांपल हो गया ना। हाँ, वो रेक्टिलिनियर मोशन का एग्जांपल। ठीक। दूसरा सर्कुलर मोशन, कोई भी ऑब्जेक्ट जो राउंड राउंड घूमता है, ऐसे सर्किल में घूमता है, उसको सर्कुलर मोशन कहते हैं। जैसे एग्जांपल्स के तौर पर अर्थ सन के चारों तरफ गोल गोल घूमता है, तो वो किसका एग्जांपल हो गया? सर्कुलर मोशन का हो गया। ठीक। द नेक्स्ट वन, दैट इज द पीरियोडिक मोशन। ये क्या होता है पीरियोडिक मोशन? ऐसा कोई भी दुनिया का मोशन जो एक समय के बाद अपना मोशन रिपीट करे। आपने बचपन में नाई वाला झूला तो झूला होगा, जिस पे बैठते हो तो कुछ इस तरह से ऐसे लेके जाता है, फिर ऐसे आता है, फिर ऐसे, फिर ऐसे। तो ये क्या हो रहा है? यहां पे आया नाई, ठीक, फिर वापस से आया, फिर यहीं पे आया, फिर वापस से गया, फिर आया, फिर गया। तो बार बार अपना मोशन को रिपीट करे, समझे? एक निश्चित समय के बाद अपना मोशन रिपीट करे तो इसको क्या बोलते हैं? पीरियोडिक मोशन बोलते हैं। ठीक है। और ना रिपीट करे तो नॉन पीरियोडिक मोशन। तो नॉन पीरियोडिक मोशन कोई काम का है नहीं, पीरियोडिक समझ गया तो वो भी समझ गया। ठीक। आपने पेंडुलम सही सोचा। जो पेंडुलम है जो ऐसे ऐसे होता है, पेंडुलम का बॉब, ठीक है, सिंपल ऑसिलेटिंग पेंडुलम, तो उसका बॉब क्या करता है? कभी यहाँ पे, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ, फिर यहाँ, 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 फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, तो ऐसे ऐसे होते रहता है। तो ये रिपीट कर रहा है ना अपना मोशन को, तो इसीलिए ये पीरियोडिक मोशन कहलाएंगे। बस समझ में आया? अब रोटेशनल मोशन क्या है? यहाँ पे रोटेशनल लिखा है, रोटेशनल मोशन। ऐसा दुनिया का कोई भी मोशन जो अपनी एक फिक्स्ड जगह पर, निश्चित जगह पे ही वो घूमे। बचपन में हो सकता है, अभी तो आप बचपन में ही हो, अगर इसीलिए बोल रहा हूं कि अगर नहीं किए हो तो करके देख भी सकते हो। नहीं, जैसे फॉर एग्जांपल दीजिए सर। जरूर देंगे जी, हमारा तो काम ही एग्जांपल देके समझाना। नहीं, लट्टू नचाया है, हाँ, जैसे ऐसे नहीं, लत्ता बोलते हो इसे, लत्ता जो भी बोलते हो, लट्टू रहता है, और ऐसे कर करके उस पर थ्रेड को, एक्सक्यूज मी, ट्रेन जा रहा है, नहीं कुछ कर सकते। तो लट्टू रहता है, उसके ऊपर थ्रेड को इस तरह से हम लोग लपेटते हैं, और लपेट लपेट करके पूरा जब हो जाता है तो इस लिटिल फिंगर में ऐसे बजा करके ऐसे मारते हैं, और फिर लट्टू नचने लगता है। तो लट्टू जो है वो अपनी जगह पर ही ऐसे, अपनी जगह पर ही ऐसे 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 क्या करता है? घूमता है। मुझे पता है कि एक ही तरफ घूमता है वो, मैं तो इसलिए घूम रहा हूँ, नहीं तो ये वायर जो है वो अति ना लपटा जाएगा ना, इसीलिए मैं उल्टा घूम गया। तो कहने का मतलब है कि अपने जगह पर ही वो ऐसे घूमता है वो लट्टू, समझे? तो ऐसा कोई भी मोशन जो अपनी जगह पर ही घूम रहा है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? रोटेशनल मोशन। ठीक है। आपने सही सोचा, नहीं सोचे तो कोई बात नहीं, मैं बोल रहा हूँ ना आपके बदले, चिंता मत करिए। अर्थ जो है अपनी जगह पर घूमता है, और सन, अर्थ, ये सन है और ये अर्थ है, तो अर्थ अपनी जगह पर भी घूमता है, तभी तो दिन रात होता है। और अर्थ सूर्य के चारों तरफ भी घूमता है, तभी तो मौसम बदलता है। अर्थ अपनी जगह पर घूमता है तो दिन रात होता है, अर्थ सूर्य के चारों तरफ घूमता है तो क्या होता है? मौसम बदलता है, गर्मी का मौसम, ठंडा का मौसम। ठीक है। कोई बोलेगा नहीं लेकिन कि बरसात का मौसम कैसे सर, है कि नहीं? एनीवेज, सो वी हैव डन इट। तो अर्थ ने सन के चारों तरफ घुमा, ये सर्कुलर मोशन कहलाया, लेकिन अपनी जगह पर घुमा, और तो ये क्या कहलाया? रोटेशनल मोशन। और चूंकि एक ही मोशन को बार बार रिपीट करता है ना जी, अर्थ अपनी जगह पर घूम रहा है, तो हर एक 24 घंटा के बाद फिर से वो मोशन को रिपीट करेगा। जैसे दिन आया है अभी, तो फिर से 12 घंटा के बाद दिन आएंगे, है ना, फिर रात आएंगे, तो बार बार ऐसे होता है ना। तो अर्थ अपना मोशन को रिपीट करता है 24 घंटा के बाद अपनी एक्सिस पर, अपनी जगह पर ही। तो ये भी पीरियोडिक मोशन का एग्जाम्पल है। यही नहीं, अर्थ रेवोल्यूशन करता है सन के चारों तरफ, 365 दिन में सन के चारों तरफ एक चक्कर लगाता है। तो ये भी जो रिवोल्यूशन ऑफ अर्थ है अराउंड द सन, ये पीरियोडिक मोशन का भी एग्जाम्पल्स है। मैं बताएगा तेरे को, यहाँ पे भले टॉपिक न लिखाया, लेकिन बताएगा कि ऐसा भी ऑब्जेक्ट है जो एक से अधिक मोशन करता है। अभी अर्थ का एग्जाम्पल लिया हमने, है ना, देखा ना आपने, रोटेशनल मोशन किया, सर्कुलर मोशन किया, पीरियोडिक मोशन किया।
इजंट इट? तो ये खत्म होते हैं। तो ये कुछ टॉपिक थे जो इम्पोर्टेंट है, याद रखना ये सब कुछ इम्पोर्टेंट है। इतने तरह के मोशन होते हैं। 9th क्लास में कुछ और पढ़िएगा, 7 में भी इसके बारे में चर्चा है, तो लेकिन उस समय कुछ और, उस समय भी मेरे ख्याल से है कुछ रेक्टिलिनियर सर्कुलर, देख लेना है कि नहीं मेरे को ख्याल नहीं, और है भी तो क्या फर्क पड़ता है क्योंकि यहीं तो दिया हुआ है ना। द नेक्स्ट वन दैट इज द हिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट का इतिहास। ट्रांसपोर्ट का मतलब हुआ यातायात। एक जगह से दूसरे जगह आदमी जाए या फिर कोई वस्तु जाए उसे ट्रांसपोर्ट कहते हैं। तो हिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्ट यानी कि ट्रांसपोर्ट का इतिहास क्या रहा। तो पहले के जमाने में लोग जो है वो पैदल चला करते थे, जिसे 11 नंबर की गाड़ी कहते नहीं, फिर बैलगाड़ी आया, फिर टमटम आया, फिर रिक्शा आया, और आज तो फिर न जाने फिर साइकिल्स आए, फिर बाइक्स आया, फिर कार आया, बसेस आया, वैन आया, बाइक्स आए, वो तो बोल दिया मैंने। आज एरोप्लेन भी आया है, सुपरसोनिक एरोप्लेन्स आया हुआ है। सुपरसोनिक एरोप्लेन्स, सर एरोप्लेन्स तो सुने हैं, सुपरसोनिक एरोप्लेन्स क्या होता है सर? तो मैं वैसे एरोप्लेन्स की बातें कर रहा हूं जो साउंड के स्पीड से भी ज्यादा तेजी से कोई एरोप्लेन्स चले तो उस एरोप्लेन्स को वो नॉर्मल एरोप्लेन नहीं बोलेंगे, उसको सुपरसोनिक एरोप्लेन्स बोलते हैं। वैसे जनरली जो एरोप्लेन्स होते हैं वो कोई कोई साउंड के स्पीड से ना भी चलता होगा, है ना, लेकिन अब ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट बोलने वाला था तुम लोगों को पढ़ाते पढ़ाते मेरा दिमाग स्टूडेंट मैं भी बनते जा रहा हूँ। एनीवेज, तो ऐसा बहुत सारे अब एरोप्लेन्स है क्योंकि अब तो मॉडर्न जमाना है, जो साउंड के स्पीड से हवा से बातें करते। नहीं, बस में भी लिखा रहता हवा हवाई कि हवा से बातें करेगा, लेकिन एक्चुअली में हवा हवाई लिखना चाहिए था एरोप्लेन्स वाले कहते। क्यों? क्योंकि एरोप्लेन्स ही है जो साउंड के स्पीड से चलता है, राइट। क्योंकि साउंड का स्पीड अभी बोला मैंने, तो आवाजें गई हवा में और फिर आप सुन रहे हैं। आप चिंता मत कीजिए सुनने का मैकेनिज्म कैसे है, क्योंकि ये 9th क्लास में पढ़िएगा आप लोग, समझे कि कैसे साउंड एक चैप्टर ही है, तकरीबन 26 लेक्चर में खत्म होगा। ठीक है, क्लियर? मेरे को कैसे पता? ऑलरेडी सीनियर साइंस पर इसका लेक्चर उपलब्ध है। ठीक, विथ क्वेश्चन आंसर के साथ। तो वहां पे जानिएगा, फिर वहां पे तो बहुत कुछ है ना, उसका चर्चा नहीं किया जाए तो ही अच्छा रहेगा। उसके बाद डिस्टेंसेस क्या होते हैं? तब जब लॉन्गेस्ट पाथ लेंथ को ही डिस्टेंस हम लोग कहते हैं। कर्व्ड हमेशा हुआ, कोई डिस्टेंस के पास कोई डायरेक्शन नहीं होता, जैसे इधर चला गया इधर चला गया, कितना दूरी आया, सपोज दैट 1 मीटर आया, तो 1 मीटर हमारा ये डिस्टेंसेस कहलाया। ठीक, द लेंथ, द पाथ लेंथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इरिस्पेक्टिव ऑफ डायरेक्शन इज कॉल्ड डिस्टेंसेस। डायरेक्शन को छोड़िए, ठीक है, यानी कि आपका मर्जी है जिधर उधर चल जाए, कभी इधर कभी उधर कभी इधर, है ना। तो ये सारे के सारे जो रास्ते का दूरी है वही हमारा डिस्टेंसेस कहलाता है। रास्ते की लंबाई को ही दूरी कहते हैं। ठीक, क्योंकि जब आप डिस्टेंसेस को तय करते हैं तो आप किसी से ये नहीं ना बोल सकते हो कि सिर्फ उधर ही जाओ, अगर बोलते हो तो वो ही डिस्टेंसेस ही है। ठीक, तो डिस्टेंसेस के बारे में पता चला। फिर इस डिस्टेंसेस को मेजर करने का क्या तरीका? देखिए, जब मैं डिस्टेंसेस बोलता हूं तो दूरियां जो है वो दो चीजों के बीच में नापी जाती है। वो दूरियां छोटा भी हो सकता है, वो दूरी बड़ा भी हो सकता है, राइट। तो छोटे दूरी को मेजर करने के लिए छोटा यूनिट, स्मॉलर यूनिट का उपयोग करेंगे, और अगर बड़ा दूरी को मेजर करना है तो उसके लिए बिगर यूनिट का उपयोग होगा, राइट, बिगर यूनिट। तो सब कुछ बताया जाएगा, और कैसे मेजर किया जाए, सबसे बड़ी बात है तो ये, उसके मेजरमेंट करने का तरीका क्या है। तरीके तो बहुत सारे हैं, जिसमें से कुछ ही होगा जो जाहिर सी बात है इंपॉर्टेंट होगा। तो इंपॉर्टेंट चीजों को ही तो डिस्कस किया जाता है और बेकार वाली चीजों को रहने दिया जाता है। क्लियर, इजंट इट? उसके बाद फिर यूनिट बताने के बाद फिर क्वेश्चन आंसर, ठीक है, और कुछ कुछ एक्टिविटी भी करते चलेंगे, और भी बहुत कुछ छोटा छोटा चैप्टर रहता है, जो टॉपिक है जो उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रहता है, जिसे हमने यहाँ पे लिखा नहीं, लेकिन पढ़ाया जाएगा आपको, ठीक। आप इतना भी इंट्रोडक्शन में याद रखते हो कि इस चैप्टर में इतना पढ़ना है, और सच में ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक। जो इंपॉर्टेंट नहीं भी है वो भी मैं पढ़ाएगा, लेकिन यहाँ पे इंट्रोडक्शन में लिखा है, समझे।
जो ये हेड है इसके अंदर भी छोटे छोटे टॉपिक्स होते हैं, जैसे कुछ एक्टिविटी भी मिलेगा जिसे तो नहीं लिखा है लेकिन पढ़ना तो है और मैं पढ़ाऊंगा भी, है ना। तब तो ये कुछ था, इतना ही टॉपिक जो है वो इस चैप्टर में कवर करना है हम लोगों को, ये खत्म हो गया, इसे लिख लीजिए। फिर नेक्स्ट टॉपिक में मूव करते हैं, नया टॉपिक शुरू किया जाए, आगे बढ़े। फिर मिटाए ना जी, याद रखना इसको रेड पेन से लिखना गढ़ा करके, इसको ब्लैक पेन से, ये भी और ये भी, और ये सारे के सारे ब्लू पेन से, ठीक। टॉपिक को हमेशा ब्लैक पेन से लिखो और जो उसके अंदर का डिफिनीशन है या फिर जो भी पॉइंट्स स्टार ला करके उसको हमेशा ब्लू पेन से लिखो। क्वेश्चन को भी आप हमेशा ब्लैक पेन से यूज करो और उसके जो आंसर्स हैं उस आंसर्स को लिखने के लिए ब्लू पेन का इस्तेमाल करो। बात समझ में आ गया? आपके पास एस चंद का बुक है क्लास 6 का तो ठीक है, नहीं है तो डोंट वरी, क्योंकि सब टॉपिक तो बताएगा ही, क्वेश्चन आंसर भी करवाएगा ही, इसीलिए चिंता की तो कोई बात ही नहीं, क्योंकि मैं खुद ही किताब हूँ और मेरे पास सच में बुक्स भी है, राइट। क्लीन करें फिर। द नेक्स्ट वन दैट इज द मोशन। हमारा जो टॉपिक शुरू होता है जिसका नाम है दैट इज द मोशन, ठीक। सो लेट अस सी हियर द नेम ऑफ द टॉपिक दैट इज द मोशन, यू नो। हिंदी में अगर बोला जाए तो गति बोलते हैं, हिंदी से तो आपको कोई मतलब है नहीं। इसका डिफिनेशन होगा कि मूवमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, मूवमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड मोशन। कोई भी ऑब्जेक्ट जो मूव करता है, अपनी जगह को बदलता है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? मोशन कहते हैं। बस समझ में आया? ये तो बहुत ही आसान डेफिनेशन है, थोड़ा सा इंफॉर्मेशन और आपको दिया जाए, डिटेल डेफिनेशन। व्हेन एन ऑब्जेक्ट when an object changes their place continuously, changes their place continuously as time changes, with respect to a
स्टेशनरी और रेस्ट ऑब्जेक्ट which is taken as a reference point is called motion. Next one, a common characteristics of motion is that an object have some movement. Right? This one. This is the two different definitions of the motion. ये दो अलग अलग definitions है. आपके सिलेबस क्लासेस के हिसाब से ये वाला है, ये जो डिफिनेशंस है ये 9th क्लास के सिलेबस के हिसाब से, और ये हायर क्लासेस तक है, हमेशा वैलिड है ये डिफिनेशंस. नीचे वाला ये तो 6th क्लास तक ही चलेगा, समझे? तब ऐसा कोई भी दुनिया का ऑब्जेक्ट जो अपनी जगह पर है और फिर अपनी जगह को लगातार बदल रहा है जैसे कि समय बदलता है, ठीक है, तो उसे हम मोशन कहते हैं. लेकिन कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन में सिर्फ तभी कहलाएगा जब कोई देखने वाला जो ऑब्जर्वर है वो रेस्ट में रहे. अगर रेस्ट में नहीं है, यानी कि जैसे फॉर एग्जांपल मैं जब चलूं तो मेरा दोनों हाथ मेरे साथ साथ चलेंगे, तो मेरा दोनों हाथ जो है वो एक दूसरे के लिए रेस्ट में. क्यों? क्योंकि जब लेफ्ट हैंड से पूछिएगा राइट हैंड से कि मेरा राइट हैंड मोशन में है कि नहीं, तो लेफ्ट हैंड कहेगा कि तुम अभी भी मेरे बगल में ही था, अभी भी मेरे बगल में ही हो, तो तुमने जगह कब बदल दिया, तो दिक्कत है. इसीलिए हमने कहा जैसे अगर दो दोस्त वॉकिंग पर निकले हों सुबह सुबह सैर करने के लिए, तो दोनों दोस्त कदम से कदम मिला करके चलते हैं, तो दोनों तो एक दूसरे के बगल में ही था, अभी भी बगल में ही है, अभी भी बगल में ही है, तो जगह कब बदल दिया. अगर आप में से कोई एक स्टूडेंट मेरे पास आए और ऐसे बगल में चले तो, और ये हमसे पूछे कि सर हम मोशन में, तो मैं कहूँगा कि अभी भी तुम मेरे बगल में ही थे, अभी भी बगल में ही हो, तो तुम जगह कब बदल दिया जी, है ना. तो ये मोशन में हम दोनों नहीं हैं, एक दूसरे के लिए रेस्ट में हो जाएंगे. लेकिन आपके लिए हम दोनों जो है वो मोशन में कहलाएंगे. क्यों? क्योंकि आप रेस्ट में हो ना जी, और हम क्या कर रहे हैं, हम जगह को बदल रहे हैं हम दोनों, समझे. इसीलिए वी आर बोथ टुगेदर इन द मोशन फॉर यू. आपके लिए हम दोनों मोशन में, लेकिन हम दोनों आपस में एक दूसरे के लिए रेस्ट में है, ये बोलना चाह रहा हूँ. Isn't it? Is it clear now? Okay, of course clear. Very good. और एग्जाम्पल लिया जाए, जैसे ट्रेन. अगर मैं ऐसे स्टेशन पे खड़ा हूं और अगर सामने से कोई ट्रेन चला जाए आपके पीछे से, ठीक है, तो वो ट्रेन मेरे लिए मोशन में होगा. क्यों? क्योंकि मैं रेस्ट में हूं. तो देखने वाला कोई रेस्ट में रहे तो ऑब्जेक्ट, अगर कोई ऑब्जेक्ट जगह बदल रहा है और जो उस ऑब्जेक्ट को जगह बदलते हुए देख रहा है वो रेस्ट में, तो वो ऑब्जेक्ट जिसने जगह बदला वो मोशन में है. किसके लिए? जो ऑब्जेक्ट एक जगह पर खड़ा होकर के देख रहा है. जैसे हाँ, मैं भी एक प्रकार का ऑब्जेक्ट ही हूँ. फिजिक्स में दुनिया की सभी वस्तुओं को ऑब्जेक्ट मान लिया जाता है, चाहे वो लिविंग थिंग्स हो या फिर नॉन लिविंग थिंग्स हो. Isn't it? क्लियर ना? कॉन्सेप्ट क्लियर है? नहीं जानते हैं तो अभी से भी जानो, कुछ नहीं बिगड़ा है ना, अभी तो बहुत समय ही है जानने के लिए. लेकिन अगर कोई कहेगा कि सर हम दोनों ट्रेन में हैं, तब सर, तो आप दोनों ट्रेन में हैं. जैसे दो दोस्त, ट्रेन चल रहा है और ट्रेन के बोगी में है, इस तरफ बैठे हुए तुम, इस तरफ हम बैठे हुए हैं, ठीक है, और ट्रेन जा रही है. तो ट्रेन मेरे लिए मोशन में नहीं है और ना ही मैं ट्रेन के लिए मोशन में है. क्यों? क्योंकि दोनों ना चल रहे हैं जी साथ साथ, ठीक. तो ट्रेन और आदमी का कंपैरिजन कीजिएगा तो दोनों एक दूसरे के लिए रेस्ट में है, ठीक.
और आदमी भी दोनों सामने वाला सीट पर बैठा हुआ, तो ये दोनों भी रेस्ट में है एक दूसरे के लिए। लेकिन एक दोस्त बैठा हुआ, एक दोस्त उठा और वॉशरूम जाने लगा, तो अब ये मोशन में आ गया। ठीक है, क्लियर है। लेकिन ट्रेन के अंदर जो पैसेंजर्स है, एलॉन्ग विथ ट्रेन, ट्रेन के साथ, अगर बाहर कोई स्टेशन से खड़ा होकर के चलती ट्रेन को देख रहा है, तो ट्रेन भी उस खड़े प्लेटफॉर्म के व्यक्ति के लिए, ट्रेन भी मोशन में है, और हम लोग ट्रेन के अंदर बैठे हुए हैं तो हम लोग भी मोशन में है उसके लिए। ठीक है, बात समझ में आई? ठीक, ओके। तो ये था कुछ मोशन का कंसेप्ट। और अब कोई पूछेगा कि सर वो आदमी है जो, तो वो मोशन में थोड़े है, वो नहीं ना है, वो तो रेस्ट में है ना। क्लियर है? ऑब्जर्वर है वो, और हम लोगों को ऑब्जर्व कर रहा है, तो ऑब्जर्वर रेस्ट में होना चाहिए। और जिस चीज को ऑब्जर्व किया जा रहा है वो अपना लगातार जो है वो प्लेसेस को, जगह को बदलना चाहिए, स्थान को। तो ऑब्जर्वर कहेगा कि जो जिस चीज को ऑब्जर्व किया जा रहा है वो मोशन में है। इज इट क्लियर? तो ये कॉन्सेप्ट था मोशन का, जो कि खत्म होता है बहुत डिटेल में बताते हुए हमने नीचे वाला डिफिनेशन को दर्शाया है। ठीक, ये हमने अभी भी जो बोला इसे याद रखेगा, इंपॉर्टेंट है, हमेशा काम देगा। कभी इसको, इस डिफिनेशन को कोई आपसे खराब बोल दे तो फिर इसका उपयोग करो। ठीक है, जैसे नॉर्मल कोई बाण ना काम करे तो फिर ब्रह्मास्त्र निकालो, ब्रह्मास्त्र ना काम करे तो ब्रह्मशिरास्त्र इस्तेमाल करो, अगर वो ना काम करो तो ब्रह्मांड अस्त्र का इस्तेमाल करो। नहीं, वो नहीं फेल हो सकता ब्रह्मांड अस्त्र। कहा जाता है कि ब्रह्मांड में इतना, ब्रह्मांड ब्रह्मास्त्र जैसे होता है ना, तो एक पृथ्वी को डिस्ट्रॉय करने की शक्ति थी ब्रह्मशिरास्त्र में, बहुत सारी चीजों को, और ब्रह्मांड अस्त्र में पूरे ब्रह्मांड को नष्ट करने की शक्ति थी। तो वैसे ही यहाँ पे भी इस डिफिनेशन का हाल है। इज इट क्लियर ना? अगर इतने के बाद भी कंफ्यूजन है कि कैसे पहचाने कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो इस दुनिया का मोशन में है या नहीं है सर, तो उसके लिए बहुत सिंपल तरीका है कि अगर उस ऑब्जेक्ट में मूवमेंट होता है, जैसे मैं ऐसे मूवमेंट हुआ तो मैं मोशन में कहला गया, अभी भी थोड़ा सा भी मूवमेंट हो गया ऐसे तो मोशन में कहला गया। ये एक नॉर्मल कैरेक्टरिस्टिक्स है, गुण है, विशेषता है किसका? मोशन को पहचानने का, कि पहचाने कैसे। द नेक्स्ट वन दैट इज अबाउट द रेस्ट। इसका हिंदी में बोले तो स्थिर होता है, यानी कि स्थान को चेंज ही नहीं कर रहा है। When an object do not change their position, या और फिर प्लेस भी बोल सकते हो, प्लेस, then an object is said to be in rest। रेस्ट क्या हुआ? रेस्ट को कैसे समझाया जाए? तो इसका हिंदी मीनिंग स्थिर, यानी कि स्थिरता। अगर कोई भी एक जगह पे ही अपने स्थान को, अपनी पोजीशन को, जगह को चेंज नहीं कर रहा, जैसे समय तो चेंज हो रहा है लगातार, समय तो बीतता जा रहा है, लेकिन अपनी पोजीशन को, जगह को, प्लेसेस को चेंज ही नहीं कर रहा, तो वो रेस्ट में कहलाएगा। सिंपल सी बात है। तो ये कॉन्सेप्ट था कुछ रिलेटेड, जो कि वी हैव डन इट, हमने इसे कर दिखाया, ये खत्म होते हैं। इफ यू कैन देन प्लीज राइट इट, then we will move in the next topic if there is enough time. Yes, we have enough time, right? We have enough time. चलिए लिख लिए हैं, वेरी गुड, आगे बढ़ सकते हैं हम लोग। अब मोशन के बारे में थोड़ा सा और, कि कभी कभी मोशन जो है वो बहुत जल्दी पता चल जाता है, लेकिन कभी कभी मोशन हमें पता भी नहीं चलता है। खैर ये सब कुछ बता रहा हूँ जो हायर क्लास में, लेकिन थोड़ा सा बता देते हैं ताकि आपको अच्छा लगे और मेरे को भी अच्छा लगे, है ना। कई बार कोई ऑब्जेक्ट ने मूव किया, हमें दिखता ही नहीं, हमें पता ही नहीं चलता है, तो इस केस में मोशन को कैसे पता लगाया जाए, ये हमारा टॉपिक है। क्या करेंगे उसके लिए?
जैसे आपका है कि सर ऑब्जेक्ट मूव किया हमें दिखाई भी नहीं देता तो कैसे पता चलेगा मोशन से? तो नहीं पता चल सकता, बहुत मुश्किल है नहीं। तो अब पूछेगा कि ऐसा भी कोई ऑब्जेक्ट है, कुछ ऐसा होता है जो मूव भी किया और हमें दिखाई भी नहीं दिया? तो हाँ है ना, हवाएं बह रही है, मैंने ऐसे फूका तो साउंड जो आया उससे पता लगा कि सर ने ऐसे फूके हैं, ठीक है, क्लियर। लेकिन जब एक्चुअली में हवाएं तो अभी भी बह ही रही होगी यहाँ पे, वो अलग बात है कि नहीं देख रहे हैं, है ना। तो इस केस में मोशन को पता कैसे लगाते हैं? तो हवाएं बह रही है, वो हवा मोशन में है ना, कि रुका हुआ है, कैसे पता लगाते हैं? तो रोड पर के धूल कण मिट्टी बालू ये सब जब उड़ता है या फिर प्लास्टिक रैपर पेपर उड़ता है तो फिर कहते हैं कि हवा अभी मोशन में। पत्ते के हिलने से पता लगाते हैं कि हवाएं बह रही है, ना कि रुकी हुई है, ठीक है। तो जो नहीं भी दिखता हो उसे भी आप इस तरह से आप पता लगा सकते हो कि वो किस तरह से वो मोशन में है या नहीं, या कैसे पता लगे। हमने बता दिया, फिर बाद में कहना मत कि सर आपने बताया नहीं कि कैसे पता लगाते हैं उन सभी चीजों का, है ना, तो फिर दिक्कत ना है। Isn't it? Is it clear now? Okay. Of course clear. We have done it, हमने इसे कर दिखा, ठीक है। तो ऐसा भी कुछ कुछ हो जाता है। और हमने कहा कभी कभी तुरंत पता चलता है, जैसे जब कोई ऑब्जेक्ट एकदम धीरे 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 धीरे, जैसे मैं अभी धीरे धीरे एकदम अपने जगह को ऐसे घसकूं धीरे धीरे एकदम, ठीक है, तो थोड़ा सा समय लगा यहाँ से यहाँ आने में, उसके बाद आपने कहा कि सर लगता जगह बदल दिए, मोशन किए थे, ठीक, लेकिन मैं तुरंत ऐसे करूं तो तुरंत आपको पता चल गया, राइट। तो कहने का कुल मिला के बात यह है कि जब ऑब्जेक्ट के पास अच्छा खासा स्पीड रहता है, तेजी से वो मूव करता है, तो मोशन का पता तुरंत चल जाता है। लेकिन जब ऑब्जेक्ट धीरे धीरे गति करता है, धीरे धीरे अपना जगह को बदलता है, तो गति यानी कि मोशन का पता धीरे धीरे चलता है, ठीक है। कई कई बार ना भी पता चलता, ऑब्जेक्ट मोशन कर जाता है। हवाएं का एग्जाम्पल दिया ना, तो उस केस में आप पता लगा सकते हैं, धूल कण मिट्टी पेड़ के पत्ते हिलने से आप आइडियाज लगा सकते हैं, ठीक है। एक बार ध्यान दे देना, हमारा क्लासरूम जो है वो ऐसे सड़क के बगल में ही है, ऑडिटोरियम बड़ा सा एक हॉल में, तो थोड़ा बहुत नॉइस वगैरह सब तो आपके पास आएगा, तो उस चीज को इग्नोर करते हुए हमारी बातों को पूर्ण रूप से फोकस करना, समर्पण करना, ताकि आपको बढ़िया से समझ में आए। क्लियर है? ओके, आगे बढ़े फिर नेक्स्ट टॉपिक। टाइम है देखिए, बोल करके आपका समय ये लग लिया, बहुत ज्यादा तो नहीं है लेकिन थोड़ा सा है। टाइप्स ऑफ मोशन तो लिखा ही सकते हैं, है ना। क्लीन करें। The next topic and the new topic and the name of the topic, that is the types of motion, ठीक है। लिखेंगे following are the types of motion। मोशन के कुछ निम्नलिखित प्रकार है। द फर्स्ट वन इज कॉल्ड एज द रेक्टिलिनियर मोशन, ठीक है। दूसरे का नाम है सर्कुलर मोशन,
ठीक। द थर्ड वन दैट इज द पीरियोडिक। And the fourth one, that is the rotational motion. सही है, क्लियर? तो ये 4 तरह के मोशंस होते हैं, ठीक है। तो इसी के साथ टाइप्स ऑफ मोशन आपका समाप्त होता है। टाइम रहेगा तो एक्सप्लेन करेगा, टाइम से ज़्यादा नहीं बताएगा मैं तेरे को, क्योंकि एक चीज़ों को बताने के लिए बहुत चीज़ों को एग्जांपल्स लेना पड़ता है, तो कई बार पता भी नहीं चलता और हमारा टाइम जो है वो बहुत ज़्यादा निकल जाता है। तो इस चीज़ का हम लोग ख्याल रखना है, ठीक। रेक्टिलिनियर मोशन, फिर सर्कुलर मोशन, पीरियोडिक मोशन और रोटेशनल मोशन। याद हो गया? मोशन 4 प्रकार के, रेक्टिलिनियर मोशन, सर्कुलर मोशन, पीरियोडिक मोशन और रोटेशनल मोशंस। कई बार क्या होता है कि पीरियोडिक मोशन को 2 पार्ट में कर देते हैं, एक हो गया पीरियोडिक मोशन और एक नॉन पीरियोडिक मोशन, और एक रोटेशनल मोशन, और फिर हम लोग वाइब्रेटरी मोशन या फिर वाइब्रेशंस, ऐसे वाइब्रेटरी मोशंस का नाम देते हैं। तो 2 और बढ़ जाते हैं तो 4 2 6 हो जाते हैं। लेकिन नॉन पीरियोडिक मोशन को ऐसे ही कवर कर लूंगा इसी समय में, और रोटेशनल मोशंस में ही वाइब्रेटरी मोशंस को हम लोग कवर कर लेंगे, या फिर पीरियोडिक मोशंस में, इन्हीं दोनों मोशन में ही हम लोग उस चीज को मिला लेंगे, वाइब्रेटरी मोशंस को। क्लियर है? क्लियर? डिस्ट्रैक्शंस। So we have done it. You got it? I don't think we have more enough time to cover about that. See you soon in the next class, and for that you must wait. सभी चीजों को फेयर कॉपी में लिख लेना। Take care. Have a nice day.